After nomenclature, students, we go to the next topic of complexes, that is coordination compound, that is called as isomerism. Now, the word isomerism you have studied so many times in organic chemistry. How do we define isomerism? First, we define isomers, the chemical compounds which have same molecular formula but different structures are said to be isomers, and this phenomenon is called isomerism. So what phenomenon is called isomerism? Existence of more than one structure for a single molecular formula is called isomerism. तो यहाँ भी ऐसे ही है. Isomerism in coordination complex means the same, that for a single molecular formula, if more than one structure is possible, then it will be called isomerism. Okay. Now isomerism in case of complexes falls in two categories. जैसे organic compounds का होता है वैसे यहाँ भी होता है structural isomerism and stereo isomerism. बिल्कुल वैसे ही जैसा आप ऑर्गेनिक में पढ़ते हो, लेकिन स्ट्रक्चरल के टाइप्स यहाँ अलग हैं, स्टीरियो के टाइप सेम है. तो स्टीरियो के पहले लिख देती हूँ. स्टीरियो आइसोमेरिज्म में वही दो टाइप्स है जो आपने ऑर्गेनिक में पढ़े हैं. वन इज जियोमेट्रिकल एंड अदर इज ऑप्टिकल. Same two types exist here. Under stereo isomerism, there are geometrical isomerism, there is stereo isomerism, optical isomerism. Under the structural isomerism, there are four. But ये चार organic से match नहीं होते, ये different. There are four types of structural isomerism. I'll give you the names. The first one is called linkage isomerism. The second one is called ionization isomerism. पहले सिर्फ नाम लिखते हैं, फिर एक एक करके हम सबको डिटेल में पढ़ेंगे. The third one is called coordination isomerism, and the last one is called hydration isomerism. So these are the four types of structural isomerism. One is linkage, then ionization, then coordination and hydration isomerism. ये नाम आपके structural organic isomerism से totally अलग है, हमें इनको डिटेल में पढ़ना है. ज्योमेट्रिकल ऑप्टिकल वैसे ही होते हैं जैसे ऑर्गेनिक में होते हैं, उनके भी एग्जांपल्स पढ़ेंगे, उनके भी फर्दर सिस ट्रांस जो टाइप्स है डी एंड एल, वो सब हम डिटेल में इसके बाद करेंगे. सो लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट पार्ट, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म. ओके, तो स्ट्रक्चरल में हम स्टार्ट कर रहे हैं लिंकेज. एज द फर्स्ट नेम वी टुक वाज लिंकेज, सो वी स्टार्ट विद लिंकेज आइसोमेरिज्म. तो जब हम इनका आइसोमेरिज्म पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले हमें आपको ये समझ में आना चाहिए किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं आइसोमेरिज्म में. नॉर्मली जो एमसीक्यूज है या बोर्ड है उसमें ऐसे ही पूछते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स कैन शो लिंकेज आइसोमेरिज्म. तो जब हम आइसोमेरिज्म स्टार्ट कर रहे हैं, द फर्स्ट पॉइंट शुड बी व्हाट इज द प्राइमरी नेसेसरी कंडीशन फॉर अ कंपाउंड टू हैव लिंकेज आइसोमेरिज्म. तो एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में लिंकेज आइसोमेरिज्म होने के लिए जरूरी है देयर शुड बी एट लीस्ट वन एम्बिडेंटेट लिगैंड. अब आपको ये नाम से याद आ जाना चाहिए एम्बिडेंटेट लिगैंड क्या है, लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था. एम्बिडेंटेट लिगैंड इज दैट लिगैंड which has two such atoms which can donate lone pair of electron. ऐसे दो एटम हैं जो लोन पेयर दे सकते हैं, दोनों एक साथ नहीं देते. दो एक साथ देते तो हम फिर उसको बाइडेंटेट कहते हैं. एम्बिडेंटेट मतलब है दो बट एट अ टाइम ओनली वन कैन गिव. So one of such ligand examples which you have is cyanide, which becomes isocyanide. You have thiocyanate, you have isothiocyanate, you have nitrito, you have नाइट्रिटो एन एंड नाइट्रिटो ओ. ये सब एम्बिडेंटेट के एग्जाम्पल्स है. इनमें से कोई एक लिगैंड होना चाहिए उस पर्टिकुलर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में
तभी वो लिंकेज आइसोमेरिज्म दिखाएगा. नाउ लेट अस फर्स्ट डिफाइन व्हाट आर लिंकेज आइसोमर्स. टू लिंकेज आइसोमर्स हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला but they differ in the linking of the ligand to the central metal ion. That linkage is different, otherwise the whole molecular formula is same. जैसे हम एक एग्जांपल लिखें K4FeCN6, इसका लिंकेज आइसोमर होगा K4FeNC6. मतलब अगर आप नंबर ऑफ एटम्स काउंट करो तो 4K, 1 Fe, 6 कार्बन, 6 नाइट्रोजन, 6 नाइट्रोजन, सब कुछ सेम है. सो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वाइज दे आर सेम, बट लिंकेज इज डिफरेंट. हियर द लिंकिंग इज बिटवीन आयरन एंड कार्बन, हियर लिंकिंग इज बिटवीन आयरन एंड नाइट्रोजन. सो दीज टू आर वन ऑफ द एग्जाम्पल फॉर लिंकेज आइसोमर्स. ठीक है, आई होप यू गॉट व्हाट आई एम सेइंग. तो ये लिंकेज आइसोमर का एक टाइप हो गया. अभी हम नेक्स्ट लिंकेज आइसोमर में ऐसे इनमें से कोई भी होगा, एक जगह NO2 होगा, दूसरी जगह ON होगा, बाकी फॉर्मूला सेम होगा, तो आप कहोगे वो लिंकेज आइसोमेरिज्म है. आई थिंक यू आर गेटिंग, इट्स वेरी इजी. तो आपको अगर आइडेंटिफाई करने के लिए बोलते हैं कि गिवन फॉर्मूला में से कौन लिंकेज दिखाएगा, तो यू शुड सर्च फॉर एन एम्बिडेंटेड लिगैंड. ओके, नाउ वी डू द सेकेंड टाइप. आफ्टर लिंकेज हमने जो दूसरा लिखा था उसका नाम था आयोनाइजेशन. आयोनाइजेशन आइसोमर. आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म क्या होता है? Ionization isomers are those coordination complexes where the two compounds have same molecular formula, but in their aqueous solution they give different ions. I hope you got the definition. Two such coordination compounds whose molecular formula is same, but when dissolved in water they give different ions in solution. Such compounds are called ionization isomers, and this phenomena is called ionization isomerism. I hope you got it. It's very simple. मैं आपको एग्जाम्पल से बताती हूँ हम क्या कह रहे हैं. मैं एक एग्जाम्पल लिखती हूँ आपके लिए यहाँ पे. Just take some time. Okay, now see these two compounds. टोटल फॉर्मूला देखो तो सेम है. इसमें भी क्रोमियम है, इसमें भी क्रोमियम है, इसमें सल्फेट है, इसमें भी सल्फेट है, इसमें Br है, इसमें भी Br है, इसमें NH3 5 है, इसमें भी 5 है. सो टोटल फॉर्मूला इज सेम. बट अगर हम इसको पानी में डिसॉल्व करें, इफ वी मेक एन एक्वस सॉल्यूशन, सो व्हिच आयंस विल बी फॉर्म? ये इज होल ब्रैकेट ऑफ CrNH3 5 Br with a charge of 2+ and a sulfate ion with a charge of 2-. जबकि इसको अगर हम aqueous solution बनाएं तो जो स्क्वायर ब्रैकेट है उसमें होगा क्रोमियम NH3 5 times SO4 with a charge of -1 and then +1 and a Br with a charge of -1. ठीक है, दोनों में जो क्रोमियम है उसका ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है. तो आप निकाल सकते हो जो मैंने स्क्वायर ब्रैकेट का चार्ज निकाला हो कैसे आया होगा. दिस इज +3 एंड दिस इज -1, सो इट बिकम्स +2. दिस इज +3 एंड दिस इज -2, सो इट बिकम्स +1. ठीक है, ये दो कंपाउंड्स हो गए. अब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वाइज दे आर टोटली सेम, बट आफ्टर गोइंग इनटू सॉल्यूशन दे आर गिविंग राइज टू डिफरेंट आयंस. अगर ये डिसॉल्व करोगे तो फ्री आयंस सल्फेट बनेंगे, अगर इसको डिसॉल्व करोगे तो सोल्यूशन में बनेंगे ब्रोमाइड आयंस. अब इस पे कैसे क्वेश्चंस आते हैं मैं आपको बताती हूँ. सपोज यू कॉल दिस कंपाउंड एज ए एंड दिस कंपाउंड एज बी. तो आपके पास एक टेस्ट ट्यूब में ए है और एक टेस्ट ट्यूब में बी है. आप दोनों टेस्ट ट्यूब में बेरियम क्लोराइड डाल रहे हो, यू आर एडिंग बेरियम क्लोराइड. विच टेस्ट ट्यूब यू विल सी अ व्हाइट प्रेसिपिटेट. जो व्हाइट प्रेसिपिटेट होता है बेरियम क्लोराइड डालने से जो आता है, दैट प्रेसिपिटेट इज ऑफ बेरियम सल्फेट. तो वो सिर्फ
कौन से वाले केस में बनेगा? फर्स्ट केस में, क्योंकि उसमें सल्फेट आयन सोल्यूशन में फ्री है। तो दिस विल गिव द प्रेसिपिटेट एंड दिस विल नॉट। तो बेरियम क्लोराइड डालने से आपको पता चल जाएगा कि ए वाला कंपाउंड का फॉर्मूला है, उसमें सल्फेट बाहर है। ठीक है, आप अगर यही दोनों टेस्ट ट्यूब्स में आप बेरियम क्लोराइड की जगह सिल्वर नाइट्रेट डाल, AgNO3 ब्रोमाइड आयंस के साथ प्रेसिपिटेट देता है AgBr। इट गिव्स अ प्रेसिपिटेट ऑफ AgBr। दिस इज अ PPT, दिस ऑल्सो इज अ PPT। अब ये किस केस में बनेगा? इसमें बनेगा और इसमें नहीं बनेगा। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आते, तो आपको वो एक फॉर्मूला दे के बताएंगे कि इफ दिस फॉर्मूला कंपाउंड इज ट्रीटेड विद AgNO3 इट गिव्स अ वाइट प्रेसिपिटेट। तो आपको कॉम्प्लेक्स लिख के बताना पड़ेगा कैसा है, और आपको इनका नेमिंग भी आना चाहिए। लेट्स सी हाउ डू वी नेम इट। इसमें लिगैंड है एमीन और ब्रोमिडो, तो हम कैसे नाम स्टार्ट करेंगे? पेंटा अमीन ब्रोमिडो क्रोमियम 3 सल्फेट, इसका नाम है पेंटा अमीन सल्फेटो क्रोमियम 3 ब्रोमाइड। 3 मतलब वो रोमन 3 लिखना है आपको ब्रैकेट में। आई होप यू आर गेटिंग। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सेकेंड टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म, दैट इज कॉल्ड आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म। ओके, लेट्स गो द नेक्स्ट टाइप। द थर्ड टाइप वाज कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। अब कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म एक बहुत स्पेसिफिक केस है। दिस इज पॉसिबल इन केस ऑफ ओनली दोज कॉम्प्लेक्सेस, मैंने आपको नॉमेनक्लेचर के वक्त बताया था, एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्सेस जिसमें आयनाइजेशन स्फीयर नहीं होता। कैटायनिक स्फीयर भी कोऑर्डिनेशन स्फीयर है, एनायनिक स्फीयर भी कोऑर्डिनेशन स्फीयर है, मतलब 2 स्क्वायर ब्रैकेट्स। जब ऐसा वाला कॉम्प्लेक्स होता है तभी कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म हो सकता है। I think you remember I gave you one example where the cationic part is also a coordination sphere, the anionic part is also a coordination sphere, then only the compound can show this kind of isomerism, that is called coordination isomerism। तो मैं आपको बना के बताती हूँ कि जैसे सपोज यहाँ पे क्रोमियम है और उसके साथ NH3 है 6, यहाँ भी क्रोमियम है बट उसके साथ साइनाइड है 6। अब देखो ये क्रोमियम +3 स्टेट में है, ये क्रोमियम भी +3 स्टेट में है। नाउ आई डिफाइन दिस आइसोमेरिज्म लेटर, पहले मैं आपको एग्जांपल बता रही हूँ। नाउ अमोनिया डज नॉट हैव अ चार्ज, सो द टोटल चार्ज इन द फर्स्ट ब्रैकेट इज +3। यहाँ क्रोमियम 3 है और साइनाइड -6, तो टोटल चार्ज बिकम्स -3। तो ये दोनों एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर रहे हैं, तो ये पूरा एक आपका कॉम्प्लेक्स बन गया जिसमें ये कैटायन है, ये एनायन है। Now how do you name it? This is hexaamine chromium 3 hexacyanochromate 3। वहां क्रोमेट क्यों? क्योंकि वो एनायनिक पार्ट है, उसमें नाम चेंज हो जाता है, ATE सफिक्स लग जाता है। ठीक है, हेक्साअमीन क्रोमियम 3 हेक्सासाइनोक्रोमेट 3, ये इसका पूरा नाम हो गया। अब ये जो कंपाउंड है इसमें कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म हो सकता है। How do it will show coordination isomerism? In coordination isomerism, the different compounds have same molecular formula, but they differ in the distribution of ligands in the two coordination sphere. There is a difference in the distribution of ligands in the two coordination spheres. अब पहले coordination sphere में NH3 थे 6, सपोज ये 2 ही है और अब 4 साइनाइड भी आ गए, और सेकेंड कोऑर्डिनेशन स्फीयर में NH3 बचे हुए 4 और साइनाइड 2। तो ये एक और कॉम्प्लेक्स बन गया। इसका टोटल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इसके जैसा ही है, लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लिगैंड्स अलग हो गए। पहले कोऑर्डिनेशन स्फीयर में आप 4 साइनाइड आ गए और दूसरे कोऑर्डिनेशन स्फीयर में 4 NH3 चले गए।
तो ये जो रीडिस्ट्रीब्यूशन हो गया लिगैंड्स का, दिस इज क्रिएटिंग व्हाट इज कॉल्ड एज अ कोऑर्डिनेशन आइसोमर। आप और लिख सकते हो, अभी आपने 2-4 किया, आप 5-1, टोटल लिगैंड 6 चाहिए आपको दोनों, इसमें टोटल 6 थे वो, आप उनकी डिस्ट्रीब्यूशंस करो 5-1, 1-5, like this. What you are doing is creating coordination isomers. Okay. अब आपको अगर पूछते हैं कि which of the following compound can show coordination isomerism, so what is the primary condition for that to happen? There should be 2 coordination sphere, then only it is possible. अब इसमें एक और केस हो सकता है कि दोनों स्फीयर के सेंट्रल मेटल ही अलग हो. I'll give you that example also. ऐसा भी हो सकता है कि इस तरफ जो मेटल है वो ही अलग हो. सपोज दिस इज FeCN6, समथिंग लाइक दिस, ऐसा हो जाएगा. ये +3 स्टेट है और ये भी आयरन 3 स्टेट वाला है. अब यहाँ पे अमोनिया है, इसलिए इस वाले स्क्वायर ब्रैकेट का टोटल चार्ज +3, यहाँ +3 -6 करके -3. अब ये 2 कोऑर्डिनेशन स्फीयर्स है, दोनों में मेटल अलग है. इसका पहले नाम बताते हैं. इट इज हेक्साअमीन क्रोमियम 3 हेक्सासाइनोफिरेट 3. अब हम उल्टा कर देते. अब हम करते हैं Fe विद NH3 और क्रोमियम विद CN6. अब देखो रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लिगैंड कर दिया हमने, ये इसका आइसोमर बन गया. विच टाइप ऑफ आइसोमर? कोऑर्डिनेशन आइसोमर्स. ओके, नाम कैसे देंगे? हेक्साअमीन आयरन. अब आयरन बोलेंगे, फिरेट नहीं. हाँ, हेक्साअमीन आयरन 3 हेक्सासाइनोक्रोमेट 3. बिल्कुल उसका रिवर्स. ये इसका स्ट्रक्चरल आइसोमर है बिकॉज द 2 कोऑर्डिनेशन स्फीयर्स हैव डिफरेंट लिगैंड्स. ओके, so this is the examples that can come under the heading of coordination isomerism. So we did how many? We did linkage, we did ionization, we did coordination. Now only one is remaining, that is called as hydration. बहुत सारे क्वेश्चन आपको जेईई मेंस में दिखेंगे जो हाइड्रेशन आइसोमर्स पे आते हैं, तो इसके बाद हम वो कर लेते हैं. हाइड्रेशन आइसोमेरिज्म. हाइड्रेशन आइसोमेरिज्म क्या होता है? लेट अस फाइंड आउट द मीनिंग ऑफ दिस टर्म. बिफोर वी डू व्हाट इज हाइड्रेशन आइसोमेरिज्म, आपने ऐसा स्ट्रक्चर हमेशा पढ़ा है, आपको पता है, कॉपर सल्फेट डॉट 5H2. हाउ डू वी रीड दिस? कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट. ये जो 5H2 है, व्हाट इज इट? इट इज वाटर ऑफ हाइड्रेशन और वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन. आपने बहुत बार ये टर्म पढ़ा है, वाटर ऑफ हाइड्रेशन. मतलब जो H2O है वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में एज लिगैंड प्रेजेंट है. हमने लिखा, हम उसको अक्वो लिगैंड बोलते हैं, अक्वो. सो इट इज प्रेजेंट एज लिगैंड, बट समटाइम्स इट माइट बी प्रेजेंट एज वाटर ऑफ हाइड्रेशन. So if H2O molecules are being exchanged between the coordination sphere and the hydration sphere, this is called hydration sphere, water of hydration. तो अगर coordination sphere के अंदर भी water है, hydration sphere में भी water है, और इनके molecules के number में अगर exchange हो जाए, then those structures which will result are called hydration isomers. Okay, I'll first give you the example and then we'll define what is hydration isomerism. पहले एग्जाम्पल देखेंगे उसका. So I am making some good examples for you so that the thing becomes very clear. Okay, I am trying that I give you a good example. Let's wait. Now see these examples.
लेट अस लुक एट दीज एग्जांपल्स। ये वो वाला मैंने आपके लिए ड्रॉ करके दिया है जो क्वेश्चन आया था एक बार जेईई मेंस में। इस पे बड़े ट्विस्टेड टाइप के क्वेश्चन आते हैं। लेट अस सी व्हाट इज इट। ये पहला स्ट्रक्चर देखो, इसमें एक क्रोमियम है, H2O के 5 मॉलिक्यूल है, 1 Cl इज देयर हियर एंड 2 Cl हियर, मतलब टोटल Cl है 3। अब ये सब में देख लो क्या ये चीज सेम है, क्रोमियम सब में है। H2O 5 देखो, यहाँ 4 और एक यहाँ 5, यहाँ 3 यहाँ 2, सब में 5 H2O है। Cl इसमें 3 है, इसमें भी 2, यहाँ 1 यहाँ 3, इसमें तीनों के तीनों यहाँ पे, ठीक है। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वाइज दे आर ऑल सेम, but in what respect do they differ? When the coordination compounds have same molecular formula but they differ from each other in the distribution of water in coordination sphere and hydration sphere, then they are called hydration isomers. You got this definition now? अब देखते हैं इनका हम नाम कैसे लिखते हैं। इन कंपाउंड्स का नाम कैसे लिखेंगे, इसका क्या नाम होगा। देखो इसमें 2 लिगैंड्स हैं, अक्वो एंड क्लोरिडो। तो मैं नाम लिखना किससे स्टार्ट करूंगी, अक्वो। सो पेंटा, पेंटा अक्वो क्लोरिडो क्रोमियम 3 क्लोराइड। इस क्लोराइड का नंबर नहीं बताते हम। सो क्रोमियम 3 क्लोराइड थिंग एंड्स। अब इसका नाम क्या है, टेट्रा अक्वो डाइक्लोरिडो क्रोमियम 3 क्लोराइड मोनोहाइड्रेट। उसके नाम के साथ एक H2O भी है, तो हम क्या बोलेंगे पूरा नाम बोलने के बाद, मोनोहाइड्रेट। व्हाट इज नेम ऑफ दिस कंपाउंड, ट्राई अक्वो ट्राइक्लोरिडो क्रोमियम 3। खत्म, न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स है, बाहर कुछ नहीं है बट डाइहाइड्रेट। सो इन दीज 3 नो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, 1 मोल ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, 2 मोल्स ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। अभी आपने 10th क्लास में भी ये सीखा है कि अगर हम किसी मॉलिक्यूल के वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन वाले मॉलिक्यूल को सिंपली हीट करें, देन दैट वाटर इज लॉस्ट। लाइक कॉपर सल्फेट इज ब्लू व्हेन इट इज पेंटाहाइड्रेट, बट इफ यू हीट इट द हाइड्रेशन स्फीयर disappear and it becomes white in color. Now they ask you which of these will not lose any mass on heating, directly heating on flame. तो कौन है जो अपना वाटर लूज नहीं करेगा, ये वाला केस, क्योंकि इसका सारा H2O एज लिगैंड प्रेजेंट है, वाटर ऑफ हाइड्रेशन है ही नहीं। सो द फर्स्ट वन, द कॉम्प्लेक्स ऑफ द फर्स्ट टाइप विल नॉट लूज एनी मास ऑन हीटिंग इन अ टेस्ट ट्यूब. Which of these will lose maximum mass on heating in a test tube? The last one, maximum, क्योंकि उसके per mole there are 2 moles of H2, so it will lose maximum mass. 1 मोल के लोगे तो उसमें से 2 मोल पानी उड़ जाएगा, ये कम लूज करेगा. यू आर गेटिंग? सो ऐसे भी क्वेश्चन आते, प्रपोर्शन वाइज पूछते, विच ऑफ द फॉलोइंग विल लूज 2 moles of water per molecule. So accordingly you have to make the structure of the particular complex. I hope you got all the structural isomerism well. After this I'll be telling you what are the stereoisomerism. Now under the heading of stereoisomerism, as we already have said, there are 2 types of isomerism, the geometric isomerism and the optic isomerism. Geometrical isomerism deals with the arrangement of ligands around central midline in space. Whereas when you talk about optical isomerism, it also deals with the spatial arrangement of ligands around the central metal, but it has basically to do with the chirality of the structure. The structure should be chiral, that means there should be no symmetry axis, no symmetry plane in that structure for the compound to be optically active. Now ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो कि ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स क्या होते हैं. ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म जो कंपाउंड शो करते हैं वो ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं. दैट मीन्स दे कैन रोटेट द प्लेन ऑफ प्लेन पोलराइज्ड लाइट आइदर टुवर्ड्स राइट और टुवर्ड्स लेफ्ट. यू नो दे आर कॉल्ड डेक्स्ट्रो एंड लीवो. ओके, वो सब कुछ यहाँ भी अप्लाई होता है, लेकिन आइडेंटिफाई कैसे करना है उसके लिए हम स्टीरियो आइसोमेरिज्म को डिटेल में पढ़ेंगे. Now the coordination number for a metal can be either 4 or 6. Coordination number of a metal is either 4 or it is 6. When the coordination number is 4, it can have 2 kinds of structure. Either the complex is tetrahedral
और द कॉम्प्लेक्स इज स्क्वायर प्लेनर। जैसे आपने केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर में पढ़ा होगा कि जब भी कोवेलेंट बॉन्ड्स 4 बनते हैं तो या तो वो शेप टेट्राहेड्रल हो जाती है या स्क्वायर प्लेनर। सेम थिंग अप्लाइज हियर आल्सो, दैट आइदर द कॉम्प्लेक्स विल बी टेट्राहेड्रल और द कॉम्प्लेक्स विल बी स्क्वायर प्लेनर। और 6 कोऑर्डिनेशन नंबर के लिए तो कोई ज़्यादा चॉइस ही नहीं है, एक ही स्ट्रक्चर पॉसिबल है जिसको हम कहते हैं ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर। तो इतने 3 टाइप के स्ट्रक्चर्स पॉसिबल है, तो तीनों स्ट्रक्चर्स में कैसे हम स्टीरियो आइसोमर्स फाइंड करेंगे, दैट वी हैव टू स्टडी। ओके, सो आइदर देयर आर ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स or there are optical isomers, okay, and they can also ask you total stereo isomers। ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है, मतलब जब वो कोई क्वेश्चन पूछते हैं क्वेश्चन हमसे एग्जाम में, तो या तो वो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स काउंट करने को बोल सकते हैं या ऑप्टिकल आइसोमर्स या टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स। सो वी नीड टू काउंट एंड लर्न दैट। So whether you are asked about geometrical isomers or the number of optical isomers, it will be very nice way to start the topic कि आप हमेशा पहले geometrical निकाल लो और उसमें से जिनमें axis of symmetry या कोई भी symmetry element present नहीं है, ऐसे सारे geometrical isomers optically active होते हैं। So best is to first make geometrical isomers, count them if they are asking you geometrical isomers. If they are asking you only optical isomers, then also you make geometrical isomers, and from that you select those which do not have any element of symmetry and they will be optically active। यही प्रोसीजर है। जब हम करेंगे एग्जांपल्स आपको पता चलेगा, बट मैं आपको इनिशियली ये चीज़ बता रही हूँ कि इस तरह से हम ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल निकालते हैं। और टोटल स्टीरियो आइसोमर्स निकालते वक्त एक आइसोमर को एक ही बार काउंट करते हैं, मतलब ज्योमेट्रिकल में अलग और ऑप्टिकल में अलग, ऐसे अलग अलग काउंट नहीं करते, ओनली वंस। आई विल डू दैट आल्सो विद एग्जांपल। नाउ फर्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री वाले आइसोमर्स होते कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री में ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स होते ही नहीं, तो मतलब उनके पढ़ने ही नहीं है। जैसे वी हैव टू कीप इन माइंड वन थिंग, for a compound to show geometrical isomerism, the compound should be planar। आपने ऑर्गेनिक में भी पढ़ा है, जब हम सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म पढ़ते हैं, हम अल्कीन्स के लिए पढ़ते हैं, दे आर प्लेनर स्ट्रक्चर्स। अल्केन्स जो 3 डायमेंशनल होते हैं उसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म एग्जिस्ट नहीं करता। सेम थिंग हियर ऑल्सो। In case of tetrahedral complexes, there is no geometrical isomerism, but there can be optical isomerism। They can show optical isomerism। और जो स्क्वायर प्लेनर वाले कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, स्क्वायर प्लेनर वाले कॉम्प्लेक्सेस कायरल नहीं होते, इसलिए उनमें ज्योमेट्रिकल ऑप्टिकल नहीं होता, बट उनके ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स होते हैं। अब बचा हमारा ऑक्टाहेड्रल केस। ऑक्टाहेड्रल केस में दोनों हो सकते हैं, ज्योमेट्रिकल भी ऑप्टिकल भी। तो अब ये बहुत इजी हो गया हमारे लिए। कभी हमसे टोटल स्टीरियो आइसोमर्स पूछते हैं और हमें पता है कि वो कॉम्प्लेक्स टेट्राहेड्रल है, तो उस केस में हमें उसके ज्योमेट्रिकल काउंट ही नहीं करने, बनाने ही नहीं है, सीधा ऑप्टिकल बताने। अगर कोई स्क्वायर प्लेनर है तो हमें उसके सिर्फ ज्योमेट्रिकल बताने हैं, ऑप्टिकल की तरफ जाना ही नहीं है, सिमेट्री के बारे में सोचना ही नहीं है, सिर्फ जो जितने ज्योमेट्रिकल होंगे वही उसके टोटल होंगे। लेकिन जब वो ऑक्टाहेड्रल होगा तो दोनों आएंगे, तब हमें दोनों ड्रॉ करके फिर काउंट करने हैं कि स्टीरियो आइसोमर्स कितने आ रहे हैं। ये एक बेसिक आइडिया दिया। अब हम एक्चुअल स्ट्रक्चर्स पे जाएंगे और एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो पहले हम कोऑर्डिनेशन नंबर 4 से स्टार्ट करते हैं। So when the coordination number is 4, so let's first talk about, there is a big detail of square planar, a very small case of tetrahedral। तो जल्दी से tetrahedral फिनिश कर देते हैं। tetrahedral का मतलब है ये आपका मेटल है और इसके ऊपर लिगैंड्स tetrahedrali अरेंज्ड हैं। ये कोई लिगैंड है जो tetrahedrali अरेंज्ड है। Now for this, if all the 4 ligands around the central metal ion M are same, then there is no chirality। आपने chiral structures पढ़े हैं ऑर्गेनिक में, all the 4 groups should be different। If they are not, then there is no chirality, then this compound is optically inactive। तो एक ही केस है, अगर ये चारों लिगैंड डिफरेंट हो
तो ही ये कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव होगा। अब अगर मैं इसका मिरर इमेज बनाऊं तो कैसा दिखेगा? अगर ये मिरर प्लेन है, आपको पता है आप मिरर इमेज कैसे बनाते हो ऑर्गेनिक में, ये मेटल है, इधर L2 था तो L2 इधर ही रहेगा मिरर के पास, और दूर वाला था हमारा L4, वो वैसे ही रहेगा, बीच में है L3 और ऊपर है L1। दिस विल बी द काइंड ऑफ स्ट्रक्चर। ये इसका मिरर इमेज है एंड दे आर नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस, देयरफॉर द कंपाउंड इज ऑप्टिकली एक्टिव। तो आपने कितने स्टीरियो आइसोमर्स बना लिए इसके? यू हैव मेड 2 ऑप्टिकल आइसोमर्स, ठीक है। तो इसके स्टीरियो आइसोमर्स भी कितने हुए? 2, क्योंकि ज्योमेट्रिकल तो है ही नहीं, आपको सिर्फ ऑप्टिकली काउंट करने हैं। जो 2 है, सो आर आंसर टू स्टीरियो आइसोमर्स विल बी 2। तो टेट्राहेड्रल केस में सिर्फ एक ही चांस है कि कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव होगा अगर चारों लिगेंड्स डिफरेंट है। तो अगर बाकी किसी भी केस में हमें उसमें ज्योमेट्रिकल और स्टीरियो दोनों आइसोमर्स नहीं मिलेंगे। You got that? Now we go to the next type. Now we go to the type of square planar. जो ज़्यादा डिटेल में हमें पढ़ना है वो है square planar type. So we go to the square planar. Square planar बहुत डिटेल में है। स्क्वायर प्लेनर में ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बहुत सारे हो सकते हैं, तो वो ज़्यादा डिटेल में हम पढ़ेंगे। तो स्क्वायर प्लेनर में लेट्स सी हाउ डू वी फाइंड नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी टेक अ मेटल विच इज अटैच्ड टू A2B2। अब A2B2 का मतलब है कि उसके ऊपर 2 लिगेंड एक टाइप के और 2 लिगेंड दूसरे टाइप के, एक A टाइप के और एक B टाइप के। नाउ फॉलो अ जनरल रूल, व्हेनेवर यू स्टार्ट मेकिंग ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, आप इसमें स्टीरियो बनाने नहीं है, सिर्फ ज्योमेट्रिकली बनाने हैं। तो जब भी हम ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बनाना शुरू करेंगे तो सबसे पहले विल मेक दैट स्ट्रक्चर वेयर द सिमिलर ग्रुप्स आर एडजेसेंट। एडजेसेंट का मतलब है एट 90 डिग्री। अगर वो 180 डिग्री पे है तो यानी वो एडजेसेंट नहीं है, तो हम पहले सिमिलर ग्रुप्स को एडजेसेंट बनाएंगे। मतलब ये आपका मेटल M है, ये स्क्वायर प्लेनर स्ट्रक्चर है, A, B और B, ये आपका पहला स्ट्रक्चर हो गया इस कॉम्प्लेक्स के लिए। अब जब आप सेकेंड स्ट्रक्चर इसके लिए एक ज्योमेट्रिकल आइसोमर बनाना चाहते हो तो आपको दूसरा रूल याद रखना है कि जब भी हम एक और स्ट्रक्चर ट्राई करना चाह रहे हैं तो हमें हमेशा जो डिफरेंट ग्रुप्स है उनको एक दूसरे से एक्सचेंज करना है, बट ऐसे डिफरेंट ग्रुप्स को जो एडजेसेंट प्रेजेंट है। मतलब अगर आप सेम A और A को एक दूसरे से एक्सचेंज कर दो तो स्ट्रक्चर में कोई डिफरेंस नहीं आएगा, बट अगर हम A और B जो एडजेसेंट प्रेजेंट है उनको एक दूसरे से पोजीशन एक्सचेंज कर दे तो स्ट्रक्चर बदल जाएगा। सो लेट अस ट्राई दैट। इन दोनों के पोजीशंस को एक्सचेंज कर देते हैं। मतलब ये मेटल M है, अभी भी ये A है, अभी भी ये B है, लेकिन यहाँ हमने B इधर ले लिया और A इधर ले लिया, तो देखो ये स्ट्रक्चर अलग हो गया। अब ये अलग हो गया मतलब ये कंपाउंड ही अलग है, ये कंपाउंड ही अलग है। बेसिकली जब ऐसे आइसोमर्स होते हैं ज्योमेट्रिकल, उनके तो कलर्स ही अलग होते हैं, कॉम्प्लेक्स दिखते ही अलग है। वन इज रेड कलर, अदर इज ब्राउन कलर, ऐसा कुछ भी हो सकता है कि वो टोटली डिफरेंट इन प्रॉपर्टीज फ्रॉम ईच अदर, दो देयर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज सेम। तो इसको हम कहेंगे सिस। सिस क्यों? क्योंकि आपको पता है सेम टाइप और ये डायगोनली प्रेजेंट है एक दूसरे को, तो ये हो गया हमारा ट्रांस आइसोमर। तो कितने ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हो गए Ma2B2 टाइप ऑफ कंपाउंड के लिए? 2 and no optical isomer. Then what is the total number of stereoisomer? That also is 2 because it has 2 geometrical isomers. ठीक है, अभी इसको थोड़ा सा नेक्स्ट इसमें देखते हैं। ये Ma2B2 हो गया। अब सपोज Ma2 तो वैसे ही है, लेकिन B2 की जगह एक नया लिगेंड आ गया C। नाउ विल सी कि इसके स्ट्रक्चर्स कैसे बन सकते हैं। तो ये है आपका M, फिर से वैसे ही सिमिलर ग्रुप को हम पहले साथ में बनाएंगे, यहाँ B और C बनाएंगे, ये एक स्ट्रक्चर हो गया। अब मैंने आपसे कहा था कि डिफरेंट स्ट्रक्चर बनाने के लिए आप जो डिफरेंट एडजेसेंट ग्रुप्स है उनको पहले एक्सचेंज कर लो। तो पहले तो हम इन दोनों को एक्सचेंज करके देखते हैं। तो क्या होगा, ये M ऐसे ही है, ये A है, ये B है, लेकिन अब ये C है और ये A है। तो देखो A एक दूसरे से अपोजिट साइड 180 डिग्री पे आ गए, यहाँ वो 90 डिग्री पे थे, तो ये दूसरा स्ट्रक्चर बन गया। ठीक है, अब हमेशा जब आप चेंजेस करके देख रहे हो वो बेसिक पहले स्ट्रक्चर में ही करने हैं। अब ये दोनों ग्रुप भी डिफरेंट है,
इनको एक बार एक्सचेंज करके देखो कि क्या फर्क पड़ता है। मतलब ये M है, इधर A है, इधर भी A है, अब यहाँ C है और ये यहाँ B आ गया। अब देखो ये स्ट्रक्चर और ये स्ट्रक्चर में क्या कोई डिफरेंस है क्या? इनमें तो है, इनमें है क्या कोई डिफरेंस? यहाँ A C को 180 डिग्री पे था, यहाँ भी एक A C को 180 डिग्री पे है, यहाँ A B को 180 डिग्री पे था, ये A भी B को 180 डिग्री पे, दोनों ये एक दूसरे को 90 डिग्री पे, मतलब ये और ये एक्चुअली सिमिलर स्ट्रक्चर है, तो ये कोई ज्योमेट्रिकल आइसोमर नहीं है। मतलब A2BC वाले केस में भी कितने ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स पॉसिबल है? सिर्फ 2। ये अलग है, आपको समझ में आ रहा है ना? यहाँ A में 90 डिग्री है, अब A और A में 180 डिग्री है, ये फर्क आ गया है। ये सेम नहीं है, लेकिन जो हमने वहां बनाया था वो सेम था, तो अगर वो सेम आ रहा है तो हमें उसको छोड़ देना है। तो 2 ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स और 2 स्टीरियो आइसोमर्स इस केस में भी। ओके, नो ऑप्टिकल बिकॉज द स्ट्रक्चर इज स्क्वायर प्लेनर। ओके, नाउ लेट्स सी फर्दर। आगे देखते हैं, इसको चेंज करते हैं। नाउ विल मेक अनदर चेंज। अब हम लिखते हैं MA3B। नाउ A is 3 and there is only 1B, तो ये M हो गया, इसके ऊपर 3 A है और एक B है। अब हम जब इसका नेक्स्ट ज्योमेट्रिकल आइसोमर ट्राई करना चाहते हैं तो हमें डिफरेंट ग्रुप्स को एक दूसरे से एक्सचेंज करना है, तो ये A हो जाएगा और ये B हो जाएगा। आप खुद ही चेक कर लो क्या ये स्ट्रक्चर सेम है या डिफरेंट है। यू विल सी दैट दे आर एक्चुअली द सेम। यहाँ पे 2A एक दूसरे को 180 पे और ये दोनों 90 पे, ये देखो ये 2A 180 पे और ये दोनों 90 पे, B यहाँ प्रेजेंट है जैसे पहले था, A को 90 डिग्री, दोनों A को 90 डिग्री पे और एक A को 180 पे, वो सिचुएशन अभी भी सेम है। मतलब इस केस में कोई ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होता ही नहीं। MA3B टाइप ऑफ स्ट्रक्चर में देयर इज नो ज्योमेट्रिकल आइसोमर, सो ओनली वन स्ट्रक्चर इज पॉसिबल बट नो स्टीरियो आइसोमर। अगर स्टीरियो आइसोमर बोला तो हमारा आंसर है 0, क्योंकि ऑप्टिकल होता नहीं और ज्योमेट्रिकल एग्जिस्ट नहीं करता। ओके, अब एक और केस है जिसमें ऐसा ही होगा, मैं यही चेंज करके बता देती हूँ। अगर ये चारों लिगेंड सेम है, इफ इट इज MA4 काइंड ऑफ केस, यानी ये भी A है। अब अगर चारों ही सेम है तो देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ एक्सचेंजिंग एंड चेंजिंग द स्ट्रक्चर, तो फिर इसके भी कोई ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स नहीं है। तो इस केस में भी कोई ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स नहीं है, कोई स्टीरियो आइसोमर्स भी नहीं है। लेकिन जिनमें थे हमने वो बना के देख लिए। कौन से केसेस थे? MA2B2, ठीक है, और एक कौन सा था? MA2BC, वो दोनों केस में पॉसिबल था। ठीक है, अब अगर हमारे लिगेंड बाइडेंटेट हो तब भी इसमें ऐसा हो सकता है। आई थिंक यू रिमेंबर व्हाट इज बाइडेंटेट लिगेंड। बाइडेंटेट मीन्स वन सच लिगेंड वेयर देयर आर 2 डोनर एटम्स एंड बोथ ऑफ देम कंबाइन। अब एक चीज हमें ध्यान में हमेशा रखनी है कि जब बाइडेंटेट लिगेंड सेंट्रल मिडलाइन को अटैच होता है तो जो अटैचिंग और डोनर एटम्स है वो हमेशा एडजेसेंट पोजीशंस पे ही आ सकते, वो अल्टरनेट पोजीशंस पे नहीं आ सकते। इसका क्या मतलब है, आपको समझ में आ रहा है? सपोज हमारा लिगेंड है CH2, आई थिंक यू रिमेंबर इट इज कॉल्ड इथिलीन डायमीन। इसमें ये दोनों नाइट्रोजन डोनर एटम्स हैं। तो अगर अभी मैं इसको रब कर रही हूँ, मैं आपको बता रही हूँ कि जब सपोज एक इथिलीन डायमीन को यहाँ पे अटैच करना है तो जो डोनर एटम्स है नाइट्रोजन, दोनों एक वाले मॉलिक्यूल के, वो एडजेसेंट एटम्स पे ही अटैच हो सकते हैं। ऐसा नहीं होगा कि एक N यहाँ और एक N यहाँ, दे हैव टू बी एट 90 डिग्री टू ईच अदर, ये रूल है। मतलब आप इतनी दूर 180 डिग्री पे एक N और दूसरा N एक मॉलिक्यूल का अटैच नहीं करोगे। ये रूल के साथ हम सेकेंड टाइप ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म देखेंगे। ओके, तो चलो अभी बताती हूँ सेकेंड टाइप ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। सेकेंड टाइप का मतलब है, सपोज आपके पास एक मेटल है जिसके ऊपर एक बाइडेंटेट लिगेंड है 2 बार, AA इंडिकेट्स कि एक बाइडेंटेट लिगेंड है और ट्वाइस। सो दिस इज M which has 4 such places available। ये दोनों एडजेसेंट पोजीशन पे एक लिगेंड अटैच हो गया, ये दोनों एडजेसेंट पोजीशन पे एक और लिगेंड अटैच हो गया AA, जिसे सपोज इथिलीन डायमीन, एक EN ईयर और एक EN ईयर। इथिलीन डायमीन के लिए आप EN लिखते हो, तो एक EN ईयर यहाँ और एक EN वहां पे।
इस केस में कोई ज्योमेट्रिकल आइसोमर नहीं हो सकता फिर से, क्योंकि जो भी बनाओगे वो सेम ऐसा ही स्ट्रक्चर बन जाएगा. सो नो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स इन दिस केस ऑल्सो. ओके, व्हाट इज द अदर पॉसिबिलिटी कि आपके पास दो लिगैंड है, दोनों बाइडेंटिक है, एक ए और एक बी. तो एक तरफ आप ए को अटैच करोगे और एक तरफ आप बी को अटैच करोगे. मतलब ये अलग बाइडेंटेट लिगेंड है, ये अलग बाइडेंटेट लिगेंड है, लेकिन फिर भी देयर इज नो पॉसिबिलिटी ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म हियर. लेकिन एक टाइप है जहां पे ऐसा ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म आता है. लेट्स सी दैट आल्सो. कभी कभी हमारा लिगैंड ऐसा होता है जिसके दोनों डोनर एटम्स अलग होते हैं. जैसे हमने जब इथिलीन डायमीन बनाया तो उसमें दोनों डोनर एटम्स नाइट्रोजन थे. सपोज एक डोनर एटम नाइट्रोजन है और दूसरा डोनर एटम ऑक्सीजन है, एक ही मॉलिक्यूल के अंदर. ऐसा होगा, हम उसका एग्जांपल भी बाद में लिखेंगे. जैसे आप सोचो ईडीटीए में जो नाइट्रोजन भी डोनर है, ऑक्सीजन भी डोनर है, मतलब डोनर एटम्स के टाइप भी डिफरेंट है. तो अगर एक मेटल एक ऐसे लिगैंड बाइडेंटेट लिगैंड 2 टाइम्स अटैच्ड है जिसमें डोनर एटम्स दो टाइप के है, ए भी और बी भी, तब कैसा होगा. तो अगर ये मेटल है, इसके ये 4 पोजीशन है, तो यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी है और ये एक लिगैंड कंप्लीट, दूसरे लिगैंड का ए यहाँ, बी यहाँ, ये दूसरा लिगैंड कंप्लीट. ये एक स्ट्रक्चर हो गया. लेकिन एक और स्ट्रक्चर हो सकता है जिसमें इसका ए बी डोनर्स है और यहाँ बी यहाँ अटैच्ड है और ए यहाँ पे अटैच्ड है. अब ये दोनों डिफरेंट हो, नाउ दे आर डिफरेंट स्ट्रक्चर, दे आर ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स. ओके, तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स क्यों हो गए? अब ये ट्रांस हो गई, अटैचमेंट ऑफ ग्रुप्स हैव बिकम डिफरेंट. लिगैंड वही है दोनों साइड, ये भी एबी लिगैंड है, ये भी एबी लिगैंड है, लेकिन ये पोजीशंस अलग हो गए, बॉन्डिंग अलग हो गई. यहाँ बी डोनेट कर रहा है लोन पेयर, यहाँ पे बी कर रहा है, लेकिन यहाँ पे बी और बी एडजेसेंट है, दे आर एट 90 डिग्री टू ईच अदर. सो दीज टू आर नाउ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स. ओके, तो ये केस है. मतलब ये किस, आपके पास एक हेटेरोएटॉमिक बायोलिगैंड है, एक बाइडेंटेट लिगैंड जिसमें दो डोनर एटम है बट दोनों सेम नहीं है, देन इन दैट केस यू कैन हैव दिस काइंड ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म. ओके, तो ये भी एक केस हो गया ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म. आई होप यू आर गेटिंग. कोऑर्डिनेशन नंबर जब हम 6 पे जाएंगे तब भी हमको ये सब माइंड में रखना है, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि अभी आप क्लियर कर लो. स्क्वायर प्लेनर तक ये सिचुएशन है. अब स्क्वायर प्लेनर तक हमें ऑप्टिकल काउंट नहीं करने थे, सो इट वाज क्वाइट इजी. नाउ वी गो टू दिस सिचुएशन वेयर कोऑर्डिनेशन नंबर इज 6. कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में ऑक्टाहेड्रल शेप होगी. मतलब ये होगा सेंटर में मेटल एम, मतलब ये तो स्क्वायर प्लेन ही हो गया, लिगैंड 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 लिगैंड, one ligand above the plane and one ligand below the plane. You call this as octahedral shape. अब एक चीज हमें हमेशा याद रखनी है, ये जो L है इसको सिर्फ एक ही ट्रांसपोजिशन है, बाकी ये चारों सिस है. एक्चुअली इन दिस काइंड ऑफ प्लेनर, ये वाला जो स्क्वायर बाय पिरामिडल स्ट्रक्चर है, इसमें 90 डिग्री सिस एंड 180 डिग्री इज ट्रांस. तो एक ये वाले लिगैंड को, ये 4 लिगैंड सिस है और सिर्फ एक ही लिगैंड ट्रांस है. ऐसे सभी के लिए सच है कि सपोज आप ये एल देखो, ये एल को ये वाला ये वाला ये वाला ये वाला ये सब सिस है, सिर्फ ये वाला ट्रांस है. मतलब एक पर्टिकुलर लिगैंड के लिए देयर इज ओनली वन ट्रांस लिगैंड, रेस्ट ऑफ ऑल आर सिस. यू कीप दिस इन माइंड बिकॉज मेनी अ टाइम्स यू विल आस्क वेदर दिस इज सिस और ट्रांस, तो हम ऐसे कंपेयर करेंगे. ओके, सो 90 डिग्री पे प्रेजेंट सारे लिगैंड एक लिगैंड के लिए सिस होते हैं और 180 डिग्री पे प्रेजेंट सारे लिगैंड उसके लिए ट्रांस होते हैं. आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग. In octahedral complexes, let us see now, we'll take the first case. The first case that we take is of Ma3B3. That means there is a central metal which is attached to 3 A's and 3 B's.
सो फर्स्ट केस एज आई टोल्ड यू, पहले हम सारे ए एडजेसेंट रखेंगे और सारे बी एडजेसेंट रखेंगे, मतलब ये तो स्क्वायर प्लेनर हो गया और ये अबव एंड बिलो हो गया. नाउ दिस इज वन काइंड ऑफ ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर. अब जब हमें इसका दूसरा ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर बनाना है, तो जैसे हमने पहले कहा था, हम कोई भी एडजेसेंट वाले दो डिफरेंट ग्रुप्स को आपस में एक्सचेंज कर लेंगे. ठीक है, तो हम फिर से एम लिखते, तो ये ए है, ये भी ए है, बट अब यहाँ पे हमने बी ले लिया और इसके जगह पे ए यहाँ चला गया, बाकी सब सेम, ये भी बी है और ये भी बी. अब ये जो स्ट्रक्चर है ये इससे डिफरेंट है, ये एक्चुअली दोनों एक दूसरे के ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हैं. फॉर पर्टिकुलरली ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस दे हैव बीन गिवन स्पेशल नेम. दे कैन नॉट बी कॉल्ड सिस और ट्रांस, बिकॉज यहाँ पे देखो तो दो ए सिस हैं और वो ये दोनों, मतलब ये सब ए सिस हैं, लेकिन इस स्ट्रक्चर में ये सिस है बट ये ए एक दूसरे को ट्रांस है, मतलब सिस भी है और ट्रांस भी है, तो उस तरह का नेमिंग नहीं. इस स्ट्रक्चर को कहते हैं फेशियल आइसोमर और इसको कहते हैं मेरीडायोनल. मेरीडायोनल. In short, it is written as FAC and this is written as MER. मतलब अगर आप किसी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का नाम लिख रहे हो तो उसके सामने FAC लिखा है, मतलब वो फेशियल, जैसे आप ऑप्टिकल के लिए D और L लिखते हो वैसे आप यहाँ पे फेशियल और मेरीडायोनल लिखोगे. ओके, नाउ वी हैव टू डिसाइड वेदर दिस कंपाउंड इज गोइंग टू बी ऑप्टिकली एक्टिव और नॉट. तो उसके लिए एक छोटा सा जनरल रूल बताती हूँ आपको कि ये जो ट्रांसपोजिशंस हैं, कोई भी अगर एक भी ट्रांसपोजिशन पे सेम एटम्स प्रेजेंट है तो वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, मतलब वो उसमें एक एलिमेंट ऑफ सिमेट्री आ गया, तो फिर ऑप्टिकल एक्टिविटी नहीं होगी. तो ऐसा ये दोनों ही ऑप्टिकली इनएक्टिव है, बट इस पर्टिकुलर के लिए हम ये दो स्ट्रक्चर्स बना सकते हैं. देयर आर टू ज्योमेट्रिकल आइसोमर, द फेशियल एंड द मेरीडायोनल. आप बाकी कितने भी पोजीशंस एक्सचेंज करके देख लो, या तो वो फेशियल बनेगा या वो मेरीडायोनल, मतलब दो ही केसेस पॉसिबल है. ओके, नाउ वी टेक द नेक्स्ट केस. इन द नेक्स्ट वी आर टेकिंग Ma2 B2 C2. ये एक अच्छा एग्जाम्पल है, Ma2 B2 C2. अब Ma2 B2 C2 का एक पहले स्ट्रक्चर बना लेते हैं. हमेशा वही रूल अप्लाई करेंगे कि फर्स्ट स्ट्रक्चर जब भी बनाएंगे उसमें सिमिलर ग्रुप्स एडजेसेंट कर देंगे. तो A B B एंड C दिस इज आवर फर्स्ट स्ट्रक्चर. आपको समझ में आ रहा है ना, ये हमारा स्क्वायर प्लेनर है, ये अबव द प्लेन और ये बिलो द प्लेन. तो दिस इज द काइंड ऑफ स्ट्रक्चर ऐसे. तो ये एडजेसेंट है, ये भी एडजेसेंट है और ये भी एडजेसेंट स्ट्रक्चर है. अब नेक्स्ट स्ट्रक्चर बनाने के लिए हम सिमिलर ग्रुप्स को एक्सचेंज करते हैं. तो डिसिमिलर ग्रुप्स को, सपोज हम ये ए और बी को एक्सचेंज कर लेते हैं तो क्या होगा, ये हमारा स्क्वायर प्लेन है, बीच में एम और बिलो द प्लेन. नाउ अगर हम ये ए को यहीं रहने दें, यहाँ पे हम ले आए हैं अब बी और यहाँ पे हम ले आए हैं ए और यहाँ पे आ गया है बी और ये है सी और सी. दिस काइंड ऑफ स्ट्रक्चर. ओके, तो अब इस स्ट्रक्चर, ये एक स्ट्रक्चर हो गया. अभी भी ये जो ए है ये दोनों सिस है, ये जो बी है ये दोनों भी सिस हैं और जो सी है वो भी सिस है, मतलब सब अभी भी एडजेसेंट है, मतलब इन दोनों स्ट्रक्चर्स में कोई फर्क नहीं पड़ा. सिमिलर ग्रुप्स आर स्टिल 90 डिग्रीज टू वन अनदर. ये जो ए ये आपको दूर दिख रहा है बट ये इस प्लेन को परपेंडिकुलर है, तो मतलब उस ए और इस ए के बीच में 90 डिग्री का ही एंगल. आप समझ रहे हो ना, ये स्क्वायर प्लेन का कॉर्नर है और ये बिलो द प्लेन है, तो दोनों के बीच में अभी भी 90 डिग्री है. तो अभी ये दोनों स्ट्रक्चर्स में कोई फर्क नहीं पड़ा, तो हम फिर इसको चेंज करते हैं. लाइक दीज टू स्ट्रक्चर्स आर द सेम स्ट्रक्चर्स, देयर इज नो चेंज, सो विल मेक सम अदर एक्सचेंज. अभी हमने ये वाले ग्रुप्स एक्सचेंज किए थे, ए और बी. अब हम क्या करते हैं, ए और ए को ट्रांस कर लेते हैं. A and A are made trans to each other. Okay,
ये ए को हम इस बी से एक्सचेंज कर लेंगे। आपको समझ में आ रहा है? दिस ए हैज बीन एक्सचेंज विद दिस बी, ये अभी भी बी है, ये उसकी जगह बी आ गया, और ये सी और सी है। अब ये स्ट्रक्चर डिफरेंट हो गए बिकॉज अब ए और ए ट्रांस हो गए, सी सिस है, बी बी सिस है। दिस इज वन स्ट्रक्चर। अब एक और स्ट्रक्चर बनाते हैं। अब हम इसी लाइन पे स्ट्रक्चर्स बनाएंगे कि हम क्या करेंगे कि अभी हमने ए और ए को ट्रांस बनाया, फिर हम ए को वैसे ही रहने देंगे सिस। अब हम बी और बी को ट्रांस बनाएंगे, मतलब इस बी को ये सी से एक्सचेंज कर देंगे, तो एक बी नीचे एक बी ऊपर और बाकी के दो ये सी। मतलब ये स्ट्रक्चर था जिसमें ए ट्रांस थे, ये स्ट्रक्चर है जिसमें बी ट्रांस है। तो अब एक और स्ट्रक्चर आ सकता है जिसमें सी ट्रांस होंगे, इसी से जनरेट करेंगे हम। सी को ट्रांस बनाने के लिए इस सी को यहाँ पे ले आएंगे, एक इस ए से एक्सचेंज करेंगे। ठीक है, तो कैसे करेंगे फिर हम? ये मेटल है, ये ए है, इसको हम सी बनाने जा रहे हैं, ये सी है, ये है बी, ऊपर वाला जो था वो था what was that one? That was also C, and this one is A. इस C को तो हमने एक्सचेंज कर दिया, ये A है और ये नीचे वाला B। तो A और A सिस, B और B सिस, लेकिन इसमें क्या हो गया, एक ये सॉरी C है, ओके, C and this one is A. So यहाँ पे C और C ट्रांस हैं, A और B और B सिस है, तो ये भी एक स्ट्रक्चर हो गया। ठीक है, तो हमने ये स्ट्रक्चर्स बना लिए टोटल। एक ये वाला जिसमें सब एक दूसरे को सिस थे, अपने अपने ग्रुप को। एक ये वाला जिसमें एक ट्रांस है, बाकी दो सिस है, ये भी ऐसा है, ये भी ऐसा है। अब एक और स्ट्रक्चर ट्राई करते हैं जिसमें सब एक दूसरे को ट्रांस हो। इसमें सब ए को सिस है, बी बी को सिस है और सी सी को सिस है। अब बनाते हैं सारे सिमिलर ग्रुप्स ट्रांस। इज दैट पॉसिबल? दैट विल बी द लास्ट पॉसिबल स्ट्रक्चर। सो इन दैट लास्ट पॉसिबल स्ट्रक्चर व्हाट विल डू, दिस इज योर मेटल M, we'll make A and A trans, we'll make C and C trans, we also will make B and B trans। ये भी एक पॉसिबल है। तो टोटल हम कितने स्ट्रक्चर बना पाए Ma2 B2 C2 के लिए? 5 ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। ओके, देयर आर 5 ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। नाउ वी हैव टू सी कि इसमें से कौन सा केस है जिसमें ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल है। मैंने आपको रूल बताया कि एक भी स्ट्रक्चर जिसमें दोनों ट्रांसपोजिशन पे अगर सेम ग्रुप है तो वो ऑप्टिकली इनएक्टिव है। तो ये सब ऑप्टिकली इनएक्टिव है, लेकिन ये ऑप्टिकली एक्टिव है क्योंकि इसके सभी ट्रांसपोजिशन पे डिसिमिलर ग्रुप्स प्रेजेंट हैं। तो सिर्फ ये ऑप्टिकली एक्टिव है, इसका मिरर इमेज नॉन सुपर इम्पोजेबल होगा। बाकी सब में एलिमेंट ऑफ सिमेट्री है, दे आर ऑप्टिकली इनएक्टिव। तो हमने ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बनाए हैं टोटल 5। अब हम बनाएंगे ऑप्टिकल आइसोमर्स। ऑप्टिकल आइसोमर्स सिर्फ इसका मिरर इमेज जो होगा वो, मतलब अगर मैं यहाँ पे मिरर रख के इसका मिरर इमेज जनरेट करूं तो ये मेटल है, इधर C, इधर B, उधर A, then we have here C and B. These two are optically active. तो ऑप्टिकल आइसोमर्स पॉसिबल हो गए कितने सारे? 2। लेकिन अगर हमसे पूछा है टोटल स्टीरियो आइसोमर्स, तो उस केस में आप ऐसे नहीं बोलोगे कि ये 5 और वो 2 7। नहीं, ये जो 2 गिन रहे हो उसमें ये है, और ये ज्योमेट्रिकल्स में भी हम इसको काउंट कर रहे थे। तो ऑप्टिकल से सिर्फ एक और स्ट्रक्चर बढ़ गया, तो टोटल आइसोमर्स कितने हो गए? टोटल स्टीरियो आइसोमर्स हैव बिकम 6. That is how we count. Okay, don't get confused. We will not say that there are 7 total stereoisomers. फिर तो आप एक स्ट्रक्चर को 2 बार गिन रहे हो। ये ज्योमेट्रिकल में जो 5 गिन रहे थे उसमें था, अब ऑप्टिकल में 2 बोल रहे हो उसमें भी है, तो इसको दोबारा नहीं गिनना है। ऑप्टिकल बनाते वक्त आपने सिर्फ एक ही एक से स्ट्रक्चर बनाया, तो टोटल स्टीरियो आइसोमर्स पॉसिबल इज 6. दिस क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड, सो प्लीज कॉन्सेंट्रेट। ऐसे क्वेश्चंस आते हैं तो हमें 7 नहीं लिखना है, हमें लिखना है 6 is the total number of stereo isomers. I hope you are getting. Okay, now
लेट्स सी फर्दर. अब अगर हमारा स्ट्रक्चर इस टाइप का है, MA4 B2. Now in this kind of structure, as B is present in number 2, so B is going to decide the geometry. B cis hona, B trans hona will make the changes. A will not make any contribution towards the changes in structure. But what does it mean? Let's see. ये M, ये 6 positions. इस स्ट्रक्चर में हम यहाँ पे B लगा देते और सारे के सारे A यहाँ पे. तो ये जो स्ट्रक्चर हो गया, ये हो गया ट्रांस, क्योंकि इसमें B एक दूसरे को ट्रांस है. ठीक है. इसका एक और पॉसिबिलिटी ऐसा हो सकता था कि जो B है वो सिस हो जाए और बाकी के A ट्रांस. नाउ इन दिस स्ट्रक्चर ये दोनों A 180 डिग्री पे, ये दोनों A 180 डिग्री पे. ठीक है. ये एक दूसरे को 90 डिग्री पे, ये एक दूसरे को 90 डिग्री पे. B तो है ही 180 पे. अब ये अलग स्ट्रक्चर क्यों है? यहाँ पे B एक दूसरे को 90 डिग्री पे आ गए, A में कोई फर्क नहीं पड़ा. ये दोनों अभी भी 180 पे है और ये दोनों अभी भी 90 पे है. सो दिस इज अ डिफरेंट स्ट्रक्चर. ओके. तो इसके भी 2 ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स पॉसिबल है. आप कितनी भी जगह लोकेट करके देख लो, सिर्फ यही पॉसिबिलिटी है. यू कैन गो ऑन चेंजिंग द पोजिशन एंड यू विल सी दैट बी विल ओनली डिसाइड. ए हमेशा जैसा है वैसा ही रहेगा. ये चारों ए अभी भी सिस है. अभी भी सिस है का क्या मतलब है? अभी भी ये मतलब ये वाला ए ये 2 के लिए 90 डिग्री पे है. ठीक है. ये वाला ए भी 2 के लिए 90 डिग्री पे था. मतलब आप कितनी भी पोजीशंस बदल लो, ए को कोई फर्क नहीं पड़ेगा. सिर्फ बी एडजेसेंट होने वाला एक स्ट्रक्चर, बी एडजेसेंट नहीं होने वाला एक स्ट्रक्चर, यही 2 पॉसिबिलिटी है. तो ऐसे फॉर्मूला में भी 2 ही ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बनेंगे, लेकिन इनमें से भी कोई ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है. ओके. Now we talk about those structures where there are even bidentate ligands present. एक पर्टिकुलर एग्जाम्पल ले लेती हूँ आपको बायडेंटेट लिगैंड के ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल आइसोमर समझने के लिए. एक एग्जाम्पल है क्रोमियम विच हैज EN ट्वाइस एंड Cl ट्वाइस. ये एक स्ट्रक्चर बनाते हैं. EN इज इथिलीन डायमीन विच इज अ बायडेंटेट लिगैंड. तो अगर मैं इसका स्ट्रक्चर बनाने जाऊं तो ये क्रोमियम है, ये एक क्लोरीन है, ये एक क्लोरीन है, ये इथिलीन डायमीन. EN ऐसे दिखाते हैं हम स्ट्रक्चर में. दिस इज इथिलीन डायमीन. बायडेंटेट है तो ये दोनों पोजीशंस को एडजेसेंट पोजीशन से अटैच्ड. ये जो स्ट्रक्चर है इसमें दोनों सिमिलर ग्रुप्स एक दूसरे को 180 डिग्री पे आ रहे हैं. अगर आप इसका मिरर इमेज बनाओ तो एग्जैक्टली ऐसा ही होगा. EN EN Cl Cl सुपर इम्पोजेबल, ऑप्टिकली इनएक्टिव. लेकिन अगर मैं एक और इसका ज्योमेट्रिकल आइसोमर बनाऊं जिसमें उस ज्योमेट्रिकल आइसोमर में मैं ग्रुप्स जो सेम है उनको मैं मतलब एडजेसेंट लगाऊं, अपोजिट एंड्स पे नहीं, एडजेसेंट एंड्स पे. मतलब अगर मैंने एक EN इधर लगाया तो एक EN उसके नेक्स्ट पोजीशन, और ये दोनों पोजीशंस हम दे दे Cl को. इफ दिस इज द काइंड ऑफ स्ट्रक्चर देन ये सिस है. ये ट्रांसफॉर्म था, ये सिस फॉर्म है. सिमिलर ग्रुप्स आर एडजेसेंट. इसका मिरर इमेज सुपर इम्पोजेबल नहीं है. ये ऑप्टिकली एक्टिव स्ट्रक्चर है. दिस इज ऑप्टिकली एक्टिव. तो टोटल इसका एक मिरर इमेज बनेगा. ओके. दिस विल हैव अ मिरर इमेज and that mirror image will be optically active. okay. तो टोटल ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बन गए 2 और एक ऑप्टिकल, मतलब टोटल स्टीरियो आइसोमर्स बन गए 3. दिस इज द काइंड. ओके. आई होप यू हैव अंडरस्टूड. अब मैं आपको एक छोटा सा होमवर्क दे दूं. इंपॉर्टेंट है, फाइंड करना है उस क्वेश्चन का आंसर. अगर आपके पास एक स्ट्रक्चर है MABCDEF
ऑल 6 डिफरेंट, तब उसके कितने ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बनेंगे. आई वॉन्ट ओनली द नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स विद द फॉर्मूला M A B C D E F. How many can you make? It's a homework. Please do it. If you are not getting, ask me in the comment section, और हमारे लाइव क्लास में आप मुझे डाउट पूछ सकते हैं.